प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आज 21 नवंबर है और आज की करंट खबर क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं संजय सिंह परिहार, निदेशक और संस्थापक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। आइए हम लोग बात करते हैं एक एक चीज़ों पर। आज 21 नवंबर का इतिहास क्या है। पहली बात इम्पोर्टेंट है कि 1956 में एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। शिक्षक दिवस आप जानते हैं हमारे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। 1962 में भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था। 1970 में भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का निधन हुआ। 1979 में मक्का में काबा मस्जिद पर मुस्लिम उग्रवादियों का अधिकार किया। 2006 में भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने के लिए फैसला किया। आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के बाद हम लोग आज बातचीत करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबर पर जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। सारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, आपके भविष्य निर्माण में सहायक है तो जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। पहली महत्वपूर्ण खबर है रिकॉर्डिंग एकेडमी। रिकॉर्डिंग एकेडमी ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है। हॉलीवुड सिंगर बेयोंसे को ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। पॉपुलर ग्रैमी अवार्ड्स 2023 का इवेंट इस बार 5 फरवरी को लॉस एंजल्स में होने वाला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, आप जानते हैं, और बेयोंसे को नॉमिनेट किया गया है, ये बात याद रखिएगा। लॉस एंजल्स में आयोजन होने जा रहा है, याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है, महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम कार्यक्रम वाराणसी में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने पहुंचे। इसका उद्देश्य तमिलनाडु की ओर से और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से उजागर करना है। दोनों ही शहर देश के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा के केंद्रों में से एक है। इसका उद्देश्य दोनों शहरों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों और तमाम अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक साथ आने और अपने ज्ञान, संस्कृति एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, तमिल और काशी संगम कार्यक्रम के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों की प्राचीन विरासत है, इसलिए इन बातों को लेकर के कार्यक्रम आरंभ किया गया। 21 नवंबर की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता, लचीलापन और इसके सतत संचालन को सुनिश्चित करने में ग्रिड संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए इसके नाम में परिवर्तन किया गया। भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा करते हुए बताया कि पॉस्को ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा है। ध्यान रखिएगा, पॉस्को का नाम बदल करके क्या हो गया है, अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चौथी घटना क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभिजीत के साथ मेटा इंडिया के सार्वजनिक नीति निदेशक राजीव अग्रवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों ही बड़े पदों पर थे, अभिजीत बोस और राजीव अग्रवाल। अचानक दोनों इस्तीफा के बाद कंपनी ने भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निदेशक शिवनाथ टुकराल को भारत में मेटा के सभी प्लेटफॉर्म के लिए पब्लिक पॉलिसी निदेशक बनाया है। तो यहाँ से 2-3 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। लोगों ने इस्तीफा दिया है, अभिजीत बोस और राजीव अग्रवाल ने, और शिवनाथ टुकराल को पब्लिक पॉलिसी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। आज की 5वीं खबर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेक जोशी को केंद्रीय बोर्ड में अपने निदेशक के रूप में नामित किया है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव जोशी आरबीआई में निदेशक का पद संभालेंगे।
2014 से 2017 के बीच उन्होंने संयुक्त सचिव व्यय विभाग वित्त मंत्रालय सरकार के रूप में कार्य किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये संयुक्त सचिव के पद पर रहे हैं श्री विवेक जोशी जी, जो आने वाले समय में आरबीआई के निदेशक बनेंगे। आज की अगली खबर क्या है, ध्यान दीजिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की रिपोर्ट के अनुसार 5G दूरसंचार नेटवर्क 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2% तक बढ़ा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 2% तक बढ़ा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ऊर्जा और यूटिलिटी क्षेत्र अनुमानित 180 अरब डॉलर की संभावित क्षमता में 30% का योगदान देंगे। इसके बाद खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5G की पहुंच बढ़ेगी। तो 2% ये बात कही गई है सकल घरेलू उत्पाद में 2030 तक, इसको याद रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नवंबर 2022 में स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर ओम हरि पांडे डीएमआरसी और मनोज जैन निदेशक बीईएल ने मेट्रो भवन नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। डीएमआरसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के भाग के रूप में बीईएल और सीडेक के साथ इस स्वदेशी प्रणाली को विकसित कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी आज की। अगली खबर हमारी है नासा के संदर्भ में। नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर आर्टेमिस, ध्यान दीजिएगा, नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आर्टेमिस 1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। नासा 2024 में अगली उड़ान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने और 2025 की शुरुआत में वहां मनुष्यों को उतारने की योजना बना रहा है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसको याद रखिएगा। नासा का फ्लोरिडा में स्थित नासा का जो सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ से आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो आपको आर्टेमिस याद रखना है, कैनेडी स्पेस सेंटर याद रखना है, इन बातों को दिमाग में रखना है। आइए अगली महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ चलते हैं और आज की आखिरी जानकारी भी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है ताकि उनके संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता में निगमित कंपनियां होंगी और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के डेप्थ सेगमेंट में स्टॉक ब्रोकर के रूप में खुद को पंजीकृत करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए लगभग 40 दिन का निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उनको टेस्ट की सुविधा होगी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और सभी जो परीक्षा के लिए उपयोगी पार्ट्स हैं उन पर एक पर डिस्कशन होगा, उसके क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट को बताया जाएगा। तो कोई भी विद्यार्थी जो मिशन इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है या प्रयागराज शहर में कहीं भी किसी भी संस्था में पढ़ा है और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, वो निःशुल्क रूप से यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, निःशुल्क क्लास अटेंड कर सकता है, ताकि हम उसके भविष्य निर्माण में कहीं सहायक हो सकें। जिन विद्यार्थियों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप इस संदर्भ में हमारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको आवश्यकता है कि हमें पीडीएफ मिले, तो उसके लिए मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आइए आज की महत्वपूर्ण और आखिरी खबर पर चर्चा करते हैं। महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए एनसीडब्ल्यू द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0 डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की तरफ से हुआ है 4.0।
तो ये आज की आखिरी खबर थी। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट सदैव आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके अच्छे परिणाम के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में मैं और मेरी पूरी टीम निरंतर लगी रहती है। मेरा स्टाफ और मेरे सभी सहयोगीगण आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़े, इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।